अपना प्रश्न करेंगे नेताम जी। धन्यवाद भाई साहब। अध्यक्ष जी चलेगा चलेगा, बोलिए आप प्रश्न करिए। वित्त मंत्री पापू कस लागा था मोला। नहीं ठीक है आप प्रश्न करिए जी। क्या वित्त मंत्री से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। महोदय जी बताने का कृपा करेंगे कि कांकेर जिला को मास्टर प्लान में क्या क्या लिए हैं, उसको बताने की कृपा करेंगे। चलिए वित्त मंत्री जी बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे जिले का मास्टर प्लान तो एक साथ नहीं रहता है। अर्बन यूनिट जो रहते हैं, सामान्यतः शहरी क्षेत्र जो रहते हैं, उनके लिए मास्टर प्लान का निर्माण किया जाता है। कांकेर जिला के अंतर्गत 2 निवेश क्षेत्र का विकास योजना बना हुआ है। कांकेर विकास योजना जो 2031 तक लागू रहेगा, उसे दिनांक 6 मार्च 2015 से प्रभावशील किया गया है, जिसमें कुल 19 ग्राम सम्मिलित हैं, जिसमें कांकेर का नगरीय क्षेत्र, इसके अलावा माटवाड़ा लाल, नांदनमारा, अर्जुनी, भीरावाही, सरंगपाल, गोविंदपुर, डुमाली, माटवा डामोडी, पंडरीपानी, मालगांव, ढेलका बोर्ड, कोड़ेजुंगा, कोड़ाभाट, मनकेसरी, सिंगारभाट, मोहपुर, गढ़ पिछवाड़ी एवं ब्यास कोंगेरा, ये 19 गांवों से मिलकर ये मास्टर प्लान बना है। और जिले में जो दूसरा मास्टर प्लान आज की तारीख में कांकेर जिले में लागू है, वो भानु प्रतापपुर का है। भानु प्रतापपुर विकास योजना 2031 तक के लिए मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट रहेगा, ये लागू रहेगा। इसे 21 मई 2020 से प्रभावशील किया गया है, जिसमें कुल 7 ग्राम सम्मिलित हैं। भानु प्रतापपुर, मुल्ला, चौगेल, कराठी, कन्हारगांव, नारायणपुर एवं रानवाही, ये 7 गांव इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, चरामा, पखांजूर, अंतागढ़, नरहरपुर एवं बड़े कापसी, इन 5 स्थानों पर मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इन्हें निवेश क्षेत्र क्रमशः 29 अप्रैल 2005 को, पखांजूर को 12 अक्टूबर 2012 को, अंतागढ़ को 11 जनवरी 2013 को, नरहरपुर को 13 अगस्त 2013 को और बड़े कापसी को 13 जून 2017 को निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है। ये अभी अलग अलग स्टेज में हैं। इसमें अलग अलग स्टेज में रहता है अध्यक्ष महोदय की निवेश क्षेत्र का गठन, फिर भूमि विकास नियम 1984 की प्रभावशीलता, फिर सैटेलाइट के माध्यम से एक्चुअल सर्वे का काम। पहले मैनुअल सर्वे होता था, अब सैटेलाइट बेस्ड डिजिटल सर्वे हो रहा है। उसके पश्चात स्ट्रक्चर प्लान, फिर उसके पश्चात ड्राफ्ट प्लान, फिर फाइनल पब्लिकेशन का काम होता है। तो 5 नगरीय निकायों के लिए प्रक्रियारत है और 2 नगरीय निकायों में भानु प्रतापपुर और कांकेर में ये मास्टर 31 तक के लिए लागू है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आशाराम जी पहले माइक चला लीजिए। जो मास्टर प्लान है वो स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में अपन कर रहे हैं, ये जानकारी तो हो और स्पष्ट रूप से हो कि अपने रोड के क्षेत्र में हो या जैसे अपने पर्यटन के क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है वो स्पष्ट रूप से हो, तभी जानकारी स्पष्ट हो, ये जानना चाहता हूं महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कुल 191 स्थानों पर अधिनियम जो है उसके धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र हैं। इनमें से सिरपुर, अरपा जैसे कुछ क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से मास्टर प्लान लागू किया गया है विशेष प्राधिकरणों के तहत। नहीं तो सामान्य रूप से जो नगरीय क्षेत्र रहता है और उसके आसपास के गांव रहते हैं, उनको प्लान एरिया, मास्टर प्लान एरिया के रूप में सम्मिलित किया जाता है। नगरीय क्षेत्र और उस नगर का विकास आसपास के सराउंडिंग में जहां भविष्य में होने की संभावना है, उन दोनों को मिला करके प्लान एरिया के रूप में परिभाषित किया जाता है और मास्टर प्लान ओवरऑल बनाया जाता है। तो अध्यक्ष महोदय, चरामा, पखांजूर, अंतागढ़, नरहरपुर और बड़े कापसी ये नगर पंचायत क्षेत्र हैं। इनके सराउंडिंग के गांवों को जोड़ करके मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। और किस मास्टर प्लान के अंतर्गत कौन कौन से गांव सम्मिलित हैं, 5 में कांकेर और भानु प्रतापपुर की जानकारी मैंने दी है। बाकी 5 में जो जो गांव सम्मिलित है माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा। नीलकंठ जी पूछ लीजिए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। पिछले राज्य बनने के बाद से बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों का विकास हो चुका है, परंतु नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में अभी भी जमीनों का नजूल भूमि के रूप में संधारण नहीं हो पा रहा है। और इसकी वजह से जो मास्टर प्लान बनते हैं या दूसरे भी विकास की योजना बनती है, उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। तो हालांकि सीधा सीधा ये माननीय मंत्री जी का विषय और राजस्व विभाग का विषय है, तो क्या हम आने वाले एक निर्धारित समय में जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं उनको नजूल क्षेत्र में बदलने की जो कार्रवाई है उसको करने के लिए कोई योजना बनाए हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्मानीय सदस्य ने स्वयं कहा है, यह आवास पर्यावरण विभाग से सीधा संबंधित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सरकार की ओर से आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस दिशा में कुछ जो भी सकारात्मक प्रयास संभव होगा उसे राजस्व विभाग और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी के पास नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी वो देख रहे हैं, वो दोनों से मिलकर चर्चा करेंगे और जो उचित निर्णय होगा वो नगरीय प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग के माध्यम से लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य से भी इस संबंध में चर्चा कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आपसे निवेदन है, जो माननीय सदस्य ने कहा, ये सारे नगर निगमों में शिकायत है कि वो भूमि जो उपयोगिता को अपने को बदलना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, हमारे नगर निगम के करीब 12 परियोजनाएं सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि वो वहाँ पे जो नजरी जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में कहीं घास जमीन या दूसरे अन्य दिखा रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप, माननीय मंत्री से निवेदन है कि सारे नगरीय निकाय में जहां जहां उपयोगिता है, भू उपयोगिता के प्रमाण पत्र को आप बदलने की कृपा करेंगे, ऐसा आपसे आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लैंड यूज है वो मास्टर प्लान में डिफाइंड हुआ है, परिभाषित हुआ है। पिछले 5 सालों में मास्टर प्लान में तमाम तरह की शिकायतें 5 सालों के कृत्यों पर मिलती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी सरकारी परियोजना है उसके लिए लैंड यूज को चेंज करने की कोई भी जरूरत होगी, उसे टॉप प्रायोरिटी में सुनिश्चित किया जाएगा। उसमें कहीं भी परियोजनाओं को पूर्ण होने में बाधा नहीं होने दी जाएगी। चलिए धर्म जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन शहरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल नगरीय क्षेत्रों में बहुत सी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो छोटे झाड़ और बड़े झाड़ के जंगल होने के कारण बहुत से प्रोजेक्ट वहाँ पर हम लगा नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पर एक तिनका भी नहीं है घास का। तो मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये पूछना भी चाहता हूँ, ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि एक बार क्या सरकार के स्तर पर इस बात पर विचार करेंगे कि छोटे झाड़ बड़े झाड़ का जंगल जो नगरीय क्षेत्र के अंदर है, अध्यक्ष जी 220 केवी का सब स्टेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ज़मीन 15 एकड़ चाहिए। ज़मीन तो है लेकिन छोटे झाड़ बड़े झाड़ हैं, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। तो नगर के विकास के लिए, नगर के अन्य सुविधाओं को देने के लिए ये छोटे झाड़ बड़े झाड़ के जंगल की समस्या से कैसे मुक्ति दिलाएंगे, और उसमें आप विचार करके कार्रवाई करेंगे क्या, ये जरा बताइए। ये सिर्फ मेरे क्षेत्र का नहीं, पूरे प्रदेश का मामला है, और इस पूरे प्रदेश के मामले पर आपको संज्ञान लेकर के बात करना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं छोटे झाड़ बड़े झाड़, बात खत्म। तो ये थोड़ा बात को शुरू करने के लिए पहल करिए, आप करेंगे कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना तो उसमें लगता है कि जो राज्य जहाँ पे वन बिल्कुल नहीं थे वहाँ वनों को कैसे बचाया जाए, पंजाब हरियाणा दिल्ली के परिवेश में, उन सब पर ज़्यादा ध्यान देते हुए वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया गया, ऐसा प्रतीत होता है। देश के परिप्रेक्ष्य में बात सही भी है, लेकिन हमारा देश इतना विशाल है, इतना विविधतापूर्ण है, उसके कारण से अनेक अंचलों में उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जो सम्मानीय सदस्य ने दिक्कत बताई है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी अनेक नगर पंचायतों में वो दिक्कत आ रही है, मैं खुद उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। बट मैं ये साथ में यह भी रखना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि जो वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आने वाली ज़मीनें हैं उसको 13 पब्लिक यूज
लोकहित के 13 उपयोग निर्धारित किए गए हैं और उसके लिए लैंड के डाइवर्सन, जमीन के उपयोग में डाइवर्सन करने के प्रावधान किए गए हैं। जहां तक मेरे को अभी याद आ रहा है 1 हेक्टेयर तक जिला स्तर पर समिति है जो उसे डाइवर्ट कर सकती है। उससे ऊपर राज्य लगभग 5 हेक्टेयर या समथिंग तक राज्य को अधिकार है। उसके बाद जो केंद्र की बॉडी है जो जिसका मुख्यालय भोपाल में है उसको अधिकार है। तो इसमें इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं जो छत्तीसगढ़ जैसे 44% वन क्षेत्र वाले राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रयास करते रहेंगे। ठीक, अटल श्रीवास्तव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा, इसमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। क्या वित्त मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा को पर्यावरण अनुमति कब मिली, अनुमति की शर्तें क्या क्या थी, वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा के विरुद्ध विगत 2 वर्षों में कब और कितने क्या कार्रवाई की गई और उक्त शिकायत के विरुद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा कब कब जाँच की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो उसमें जितने भी ग्राम आते हैं वो पेशा कानून के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य इलाका है। वहाँ शासकीय मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक द्वारा 11/9/2023 को एसडीएम कोटा को और कलेक्टर को शिकायत की गई और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया। ग्राम पंचायत द्वारा 6/10/2023 को एसडीएम को ज्ञापन देकर वेलकम डिस्टिलरी से होने वाले प्रदूषण और जहरीली गैस के कारण विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वेलकम डिस्टिलरी होने से जल एवं वायु प्रदूषण कोटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छिरका बांधा, खरगैनी, खुरदुर, कलार तलाई, बाकीघाट, जोगीपुर, खरगैना, सिलदाहा, भैंसाजार सहित 30 से 40 किलोमीटर एरिया प्रभावित हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं, उसको एक्सटेंशन मिल गया बिना जन सुनवाई के, उसका एक्सटेंशन का काम भी शुरू हो गया और खत्म भी हो गया है। तो लगातार वहां पर उसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ फेंके जा रहे हैं बाहर, वहां बाहर स्कूल लगा हुआ है, स्कूल के बच्चे उल्टियों के कारण परेशान हो जाते हैं, उसमें इतनी स्मेल आती है और उस अपशिष्ट पदार्थों को लोग दूर में किसी के भी खेत में डाल दे रहे हैं। लगातार शिकायत के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस पर कब कार्रवाई होगी और अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा है, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इस डिस्टिलरी को जो जिला बिलासपुर के कोटा अंचल में है को क्षमता विस्तार के तहत डिस्टिलरी यूनिट 10 किलोलीटर प्रतिदिन से 60 किलोलीटर प्रतिदिन करने हेतु जो ईसी है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस है, उसे 10 मार्च 2004 को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी। 10 मार्च 2004 को उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में चिमनी से उत्सर्जन एवं उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप रखने, स्पेंट वाश का बायोमेथेनेशन, डाइजेस्टर, एक्टिवेट, स्लज प्रोसेस एवं कंपोस्टिंग के माध्यम से उपचारित कर उपयोग किए जाने एवं जल एवं मृदा गुणवत्ता का परिमापन जैसी शर्तें उसमें निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को वर्तमान उत्पादन क्षमता रेक्टिफाइड स्पिरिट 30 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु जल प्रदूषण एवं निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत संचालन सम्मति दिनांक 4/1/2012 को जारी की गई है। उक्त सम्मति पत्र में जो सीटीओ होता है उसमें उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने के लिए पहले जो मैंने टेक्निकल बिंदु उल्लेखित किए उनकी सीमा निर्धारित की गई है। जहां तक जांच का प्रश्न है, जो जांच हुए हैं 2024 में इस वित्तीय वर्ष में, उसे मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य को बताना चाहूँगा। ग्राम पंचायत पीपर तराई, पथर्रा, अमने ग्रामवासियों व सरपंच द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। यह शिकायत जो प्राप्त हुई थी वो 11 जून 2024 को प्राप्त हुई थी। उस पर निरीक्षण 12 जून, 14 जून एवं 24 जून को किया गया और इसमें जो वायलेशन पाए गए थे उसके आधार पर उद्योग को 3,90,000 रुपए का पेनाल्टी भी किया गया है। इसके अलावा दोबारा जो शिकायत हुई है रोमहर्षण जी और छवि राम जी, इनके द्वारा 5 अगस्त 2024 को इसमें 9 लाख रुपए की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। और तीसरी बार भी शिकायत हुई है, उसमें पुनः 9 लाख रुपए की 12/9/2024 को 12 सितंबर 2024 को 9 लाख रुपए की पुनः पेनाल्टी अधिरोपित की गई है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, केवल पेनल्टी कर देने से क्या समस्या का समाधान हो गया? क्या वहां पे प्रदूषण फैलना बंद हो गया? क्या स्कूल के बच्चे अभी भी स्कूल के सामने में जो अपशिष्ट गिरा हुआ है स्कूल जाना बंद कर दे रहे हैं? वहां के किसान परेशान है, वहां की फसलें खराब हो रही है और सैकड़ों एकड़ फसल प्रभावित हो रही। आप केवल 3,90,000 9 लाख रुपए का जुर्माना कर मानक जो आपने मानक तय किया गया है, क्या वो मानक के अनुसार फैक्ट्री चल रही है? क्या उसका रेगुलर बेसिस पे कोई वहां पर जांच होती है क्या, कि केवल एक बार फाइन कर दिया और 1 साल फुर्सत? तो लगातार ये फाइन हो रहा है पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, उसको बंद किया जाना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पेनाल्टी अमाउंट का प्रश्न है तो इन्वायरमेंट कंपनसेशन के नियम निर्धारित हैं। उसमें इन्वायरमेंट कंपनसेशन में पीआई, पॉल्यूशन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये निर्धारित रहता है। इसमें रेड कैटेगरी उद्योग, जो कि एक रेड कैटेगरी उद्योग है, इसमें 60 से अधिकतम 100 के बीच में हम में इसको इंडिकेटर लेना है, जो हम कम से कम 80 जरूर लेते हैं। डिपार्टमेंट 80 जरूर लेता है। फैक्टर ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये स्केल जितना बड़ा होता है उद्योग का, सूक्ष्म उद्योगों के लिए 0.5, मध्यम उद्योगों के लिए 1 और बृहद उद्योगों के लिए 1.5 है, उसके अनुसार इसको लगाया जाता है। और लोकेशन फैक्टर जो शहरी जनसंख्या के आधार पर है, तो निर्धारित फार्मूला के अनुसार ही हम उस पर फाइन लगा सकते हैं। ये एनजीटी द्वारा जो निर्देश, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये फार्मूला डिसाइडेड है। तो इसमें जो मैक्सिमम कर सकते हैं पेनाल्टी, हम उतना कर रहे हैं। और जैसे सम्मानीय सदस्य ने बताया है कि जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या जो भी रूटीन में जो जांच होती है, इस वित्तीय वर्ष में 3 जांच का उल्लेख आया है इसी वित्तीय वर्ष में, तो उसमें जाते हैं सीटीओ की और इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस की जो शर्तें हैं उसका पालन नहीं पाए जाने पर उसे नोटिस दिया जाता है और एक टाइम पीरियड देने का प्रावधान है। उस टाइम पीरियड में वो अगर सुधार कर लेता है तो फिर जो जितने समय तक वायलेशन पाया गया था उसके आधार पर पेनाल्टी करके उसे चालू किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय, और इसी और सीटीओ के कंडीशंस को पालन नहीं होने पर नोटिस दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल ये जानना चाहता हूं कि लगातार वो आपके नियमों का उल्लंघन कर रहा है, लगातार वहां पॉल्यूशन फैल रहा है, लमेर नाला के माध्यम से अरपा में प्रदूषित जल फेंक रहा है और लगातार आप केवल 3,90,000 9 लाख रुपए फाइन करके उसको चलने दे रहे हैं। मेरा कहना है कि वहां के किसान शिकायत कर रहे हैं, वहां के स्कूल के बच्चे शिकायत कर रहे हैं, अरपा नदी में प्रदूषित दल जा रहा है, आखिर कार्रवाई कब उसको बंद करेंगे, कब लगातार उसके ऊपर कार्रवाई होगी? केवल एक फाइन करने के बाद कार्रवाई बंद हो जाती है, फिर वो अपनी मनमानी करने लगता है, उस पर कब कार्रवाई होगी? अध्यक्ष महोदय, जब इंस्पेक्शन किया जाता है और जो वायलेशन पाए जाते हैं उन वायलेशनों के आधार पर नोटिस दिया जाता है और जो पुनः दूसरा डेट इंस्पेक्शन का निर्धारित किया जाता है, उस इंस्पेक्शन डेट पे वो वायलेशन इम्प्रूव हो चुके रहते हैं, तभी उसे चालू किया जा सकता है। तो जब भी इस तरह की शिकायत आई है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ने जांच की है, दूसरे निरीक्षण तक वो ठीक पाया गया है, तभी उसको चालू किया गया है। तो जब भी अगर सम्मानीय सदस्य को अभी भी वहाँ पे कुछ गड़बड़ी नजर आ रही हो तो लिखित रूप से मुझे अलग से दे दें, तो मैं डिपार्टमेंट के माध्यम से जांच भी करवा दूंगा। डिपार्टमेंटल क्या इस विधायकों की कमेटी बना दी? वहाँ इतना परेशानी है कि रोज मेरे पास ये लगातार शिकायतें आ रही है। आज भी शिकायत कर दीजिए जो भी है मंत्री जी को। एक विधायक दल की समिति बना दीजिए ताकि वहाँ चेक हो जाए। सम्मानीय सदस्य को अगर वहाँ पे और कोई दिक्कत लग रही है, इसी साल 3 बार इंस्पेक्शन हुआ है और जब भी उसे फिर से चालू किया जाता है, जब सीटीओ के टर्म्स कंडीशंस को पूरा कर रहा होता है तभी चालू किया जाता है। अगर सम्मानीय सदस्य को लग रहा है तो लिखित शिकायत दे दें, हम डिपार्टमेंटल रूप से जांच डिपार्टमेंटल रूप से कराएंगे। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, लगातार शिकायत विधायक जी को वहां के लोकल लोग कर रहे हैं, हर बार इंस्पेक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी विधायक जी के पास लगातार गांव के लोग उनके ये साबित नहीं है कि लोकल लोग कर रहे हैं कि विधायक कर रहा है। प्रश्न से ये साबित नहीं होता कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। प्रश्न से ये साबित नहीं हो रहा। मेरे पास तो शिकायत है, मत करिए ना, मेरे पास तो साबित हो रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर जांच सही होती तो ये परेशानी दूर हो जाता। समस्या आती, जांच करता अधिकारी सही जांच नहीं कर रहे हैं, इसलिए मांग कर रहे हैं जांच कराई जाए। जब भी इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे माननीय विधायक जी को भी साथ में लेके चलिए, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो गांव वाले शिकायत कर रहे हैं वो भी दूर हो जाए, ये बता दीजिए, उनको साथ में लेके चले जाए। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक सेकंड, आप कहाँ गए?
नहीं, हमारे मंत्री जी जाना थे कि मोर एरिया में कोयला आवा थे और कोयला ओढ़ियाते जब वो आखिर कान में लेकर पढ़े भी नहीं पाते। आपसे महोदय निवेदन है कि पर्यावरण विभाग से होकर जांच करवा दिया ताकि कोयला लाने वाला लाना है, लेकिन कम से कम हमको सुरक्षित प्रश्न करें। राम कुमार जी, वो डिस्टलरी में क्या बनता है जरा बताओ तो। वो छिरका बांधा डिस्टलरी में क्या बनता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे वहाँ माननीय मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए गंभीर प्रश्न है, इसको भटकाने की कोशिश मत कीजिए। वहाँ के विधानसभा क्षेत्र का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधे चाहूंगा कि सरगुजा संभाग के माझी समुदाय निवासरत है जिनका सेटलमेंट है, स्थिति के सुधार के लिए साथ में ले जाइए, काम खत्म हो जाएगा। यही बात बता दीजिए मंत्री जी। हंसी मजाक करके टाला मत तुम, उनको साथ में ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मंत्री जी केवल ये बता दीजिए कि अब जांच में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि कोटा के जनप्रतिनिधि भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय समाप्त हो रहा है, सीधे पॉइंट पे आता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चे वहां शिकायत करते हैं, उनसे लगातार उनको शिकायत करते हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। इंफेक्शन हो रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत है उनकी कि वो नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है साथ में ले जाए, या एटलीस्ट इतना कर दें कि जिस दिन ये जांच के लिए जाए उस दिन जानकारी विधायक जी को दे दे। अध्यक्ष महोदय, कि मैं मंत्री जी से माननीय सीधा ये जानना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग में माझी समुदाय और मझवार समाज जो निवासरत है उनकी जातिगत सेटलमेंट में त्रुटि है, जिसके लिए क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार को उसके निराकरण के लिए प्रकरण भेजा गया है क्या? यदि नहीं भेजा गया है तो क्यों नहीं भेजा गया है मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे कॉमरेड सदस्य और जिन्होंने अपनी सर्विस को त्याग करके राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है, नौजवान हैं, लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए उनमें एक ललक है, और उनको खास करके जो माझी समाज है जो सरगुजा अंचल में निवास करती है, सरगुजा से लेके जसपुर उस संभाग अंतर्गत छिटपुट हैं, और बड़ी संख्या में सीतापुर विधानसभा में इनकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही कमजोर वर्ग है। इस बारे में हमने चिंता किया है, और माननीय सदस्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने उनकी पीड़ा को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए सदन में इस मामले को उठाया है। बल्कि उठाया ही नहीं, बल्कि उनके साथ कैसे न्याय हो, उनको कैसे भारत सरकार से उन्हें इस समाज को, इस जाति को एसटी की सूची में शामिल किया जा सके, इसके लिए आपने जो प्रयास किया है, मैं धन्यवाद देते हुए मैंने निर्णय किया है कि इसका प्रस्ताव बहुत जल्द हम भारत सरकार को भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 फरवरी 2024 विधानसभा बजट सत्र तारांकिक प्रश्न 2 में मैंने यही सवाल पूछा था माननीय मंत्री जी से कि क्या कारण है कि वहाँ के समस्या नहीं सुधर पा रहा है। उसमें जवाब ये आया था कि उक्त प्रकरण को भारत सरकार को भेजने के लिए प्रक्रियाधीन है, और आज जवाब में भी सेम वही है कि प्रक्रियाधीन है। एक एक दिन करके इस समाज के युवाओं का भविष्य खराब होते जा रहा है, एक एक दिन करके वहाँ के बच्चों के भविष्य खराब होते जा रहा है, और प्रक्रिया केवल प्रक्रियाधीन है। तो मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि ये समय निश्चित करें कि कब तक भेजा जाएगा। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने काम करते हुए, और पिछले दिनों 12 ऐसी जातियां थीं जिन जातियों का मात्रात्मक त्रुटि होने के वजह से उन्हें एसटी के सूची में शामिल नहीं था, जिसमें मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और भारत सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री और हमारे लोकप्रिय वहाँ की नेत्री आदरणीय रेणुका जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके प्रयास से
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय और मंत्री जी, यशस्वी हमारे देश माननीय का अध्यक्ष गृह महोदय, मंत्री समय आदरणीय निर्धारित अमित करें शाह जी कि समय जब कब यह तक लिया जाए, राज्य के प्रवास में आए, मुझे लगता है कि अगली बार भी सेम लगाने की आवश्यकता होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित करें जिम्मेदारी दिया था कि कब तक भेजा इनका जाए। जो समस्या है, इसका माननीय समाधान मंत्री करने जी, के लिए माननीय मेरे मंत्री जी, कार्यालय से संपर्क माननीय मंत्री जी, करके वहाँ प्रश्नकाल समाप्त। किसका भी प्रस्ताव हम जल्दी भेजेंगे और जीएसटी की सूची में पत्रों को